कर दिया। इक्विपोटेंशियल सरफेस बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। बहुत आसान टॉपिक्स है, नाम से ही क्लियर है। इक्विपोटेंशियल सरफेस, it is the imaginary surface in the electric field imaginary surface in the electric field which contain all those points of the medium having same potential. Having same potential. देखिए, आप लोग वेव जब पढ़ रहे थे और मैंने कहा था सोर्स है, सोर्स क्या करेगा? एनर्जी देगा। एनर्जी मीडियम के पार्टिकल द्वारा आगे ट्रांसफर होगा। तो अगर इसको सेंटर मानते हुए आर डिस्टेंस के रेडियस का स्फीयर ड्रा करेंगे तो इस इमेजिनरी स्फीयर पे मीडियम का जितना भी पार्टिकल्स होगा सबको एक साथ एनर्जी मिलेगी। इक्वल डिस्टेंस पे है, यहां से एनर्जी लिबरेट हुआ, मीडियम में आगे स्प्रेड हुआ। तो इस इमेजिनरी सरफेस जो कि एक स्फीयर है, सोर्स एज द सेंटर, तो इन सारे मीडियम के पार्टिकल को क्या होगा? एक साथ एनर्जी मिलेगी। तो ये एक साथ ऑसिलेट करना चाहेगा। इसको कहते थे हम लोग वेव फ्रंट। क्या बोलते थे? वेव फ्रंट। इमेजिनरी सरफेस in the medium which contain all those particles of the medium in phase, तो वो था इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसा ही कुछ है। अगर मान लो ये पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज को सेंटर मानते हुए अगर हम लोग बहुत सारे कंसेंट्रिक स्फीयर ड्रॉ कर दें, लार्ज नंबर ऑफ कंसेंट्रिक स्फीयर मैंने ड्रा कर दिया पॉइंट चार्ज को सेंटर मानते हुए, इस सब क्या होगा कि अगर कोई सरफेस आप ले रहे हैं वन, तो इस वन सरफेस में मीडियम के जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सोर्स से खास डिस्टेंस पे होंगे। मान लो और डिस्टेंस, तो हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या पढ़े थे? -μ 4πε0। एवरी पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, नहीं होगा? इस स्फीयर के सारे पॉइंट्स के पोटेंशियल सेम हो जाएंगे। सिमिलरली इसका भी होगा, इसका भी इससे डिफरेंट, बट हर पॉइंट का क्या होगा? सेम होगा। तो इस इमेजिनरी सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस इमेजिनरी सरफेस को जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, नाम पड़ा इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अगर हमारे पास पॉइंट चार्ज है तो उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा? इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक होलो स्फीयर। और अगर हमारे पास कोई लाइन चार्ज है, मान लो रॉड है, अब इस रॉड को मैंने यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया, तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा इन द फॉर्म ऑफ कोएक्सियल सिलेंडर। चार रॉड को एक्सिस मानते हुए जितने भी इमेजिनरी सिलेंडर आप बनाएंगे, ये सारा सिलेंडर जो होगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। तो ये दो पॉइंट हमको याद रखना है। फॉर पॉइंट चार्ज द शेप ऑफ
equipotential surface be in the form of concentric hollow sphere. Whereas for line charge, it is in the form of coaxial cylinder. ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। अगर सोर्स पॉइंट चार्ज है तो उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक होलो स्फीयर होगा, और अगर लाइन चार्ज है तो ये होगा इन द फॉर्म ऑफ कोएक्सियल सिलेंडर। एक और तरीका देखा जाता है, अगर मान लो हमारा सीट चार्ज है, मान लो सीट पे चार्ज दिया हुआ, सीट चार्ज, तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस इसके सामने इक्वल डिस्टेंस पे जो आप सीट इमेजिनरी सरफेस बनाइएगा तो ये सरफेस हो जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये सब के सब हो जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब ठीक है, मान लो वॉल है तो वॉल के पैरेलल जो भी इमेजिनरी सरफेस होगा उसका सब कैसा होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये सब फिगर है, याद कीजिए। मैंने आपको बताया था कि 1 कूलम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में आप ए से बी ले जाओगे तो वर्क डन क्या था, ए से बी ले जाने का वर्क डन क्या था, वी ए वी बी माइनस 1 कूलम चार्ज को। अगर आपने क्यू कूलम चार्ज को ले गए तो क्या होगा वर्क डन, क्यू टाइम्स वी बी माइनस वी ए। और अगर सोचो गौर से, अगर सरफेस इक्विपोटेंशियल है, सरफेस हमारा इक्विपोटेंशियल है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने का वर्क डन क्या निकालोगे, जो वी बी होगा वही वी होगा, क्योंकि दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है। वर्क डन इन मूविंग point charge from one point to other point of equipotential surface क्या हो जाएगा बेटे, ये पॉइंट भी हमें नोट पॉइंट के रूप में याद रखना है। ये पॉइंट नोटेबल पॉइंट होगा, इसको ध्यान रखिएगा। The work done in transporting Q coulomb charge, Q coulomb point charge from one point to another point of an equipotential surface B equal to 0। ये पॉइंट, ये कंसेप्ट आगे अप्लाई होगा जब हम लोग पढ़ेंगे गॉसेस थ्योरम। ये फर्स्ट चैप्टर का लास्ट केस है, लास्ट क्लासेस कोशिश करेंगे हम लोग कि आज लास्ट क्लासेस हो, नहीं होगा तो एक और देख लेंगे। ये था इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तुम क्लास 1 से कर रहे हो इलेक्ट्रिक प्रोसेस, तो बताओ, मैंने जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था तो मैंने वहां पे एक पॉइंट बताया था, क्या, किसी भी चार्ज पार्टिकल और चार्ज बॉडी द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है इसको दुनिया ने 2 तरीके से एनालाइज किया। पहला था मैथमेटिकल, जिसमें आपको 2 फिजिकल क्वांटिटी
इंट्रोड्यूस किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। और दूसरा क्या था, ग्राफिकल एनालिसिस, जिसमें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का कंसेप्ट आएगा। याद कीजिए ना, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था किसी पॉइंट पे, तो क्या आया था, प्रोपोर्शनल टू डाइपोल आ गया, दो चार्ज। जब डाइपोल आ गया था, दो चार्ज आ गया था, तो ई प्रोपोर्शनल टू 1/। ये सारा मैथमेटिक्स बता रहा है कि डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वालिटी डिफरेंट होगा। तो इसी क्वालिटी को साइंटिस्ट लोग मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के बाद ग्राफिकली भी दुनिया के सामने रखा। और फिर साइंस में ग्राफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ग्राफ हमेशा किसी फिनोमेना के बारे में एक रफली एस्टिमेशन दुनिया को देता है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, बचपन में कुछ याद आ रहा है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स सुना था कि नहीं? तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाद में जो हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक बिहेवियर, तो वहां आएगा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। और तब देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। एक बार IIT जेईई ने पूरे हिंदुस्तान के बच्चे को कंफ्यूज कर दिया था। सवाल, सागर को आज लगता है भूख लगी है, तो ऐसा क्यों हमको लग रहा है, भूख नहीं लगी है? तो मैं ये कह रहा हूं कि एक बार IIT जेईई का सवाल आया और सारे बच्चे, 2009 की बात है, 9 या 10 की बात है, 4 चॉइस दिया हुआ था और चारों चॉइस बच्चों को लग रहा था कि सब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का फिगर है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का फिगर क्या होगा? तो जब बच्चे को मैंने कान पकड़ा तब कहा, यस सर, ये बात हम भूल गए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का दो सोर्स है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स, एक तो चार्ज है, और एक चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड से भी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप होगा। इसलिए एक किताब आया मार्केट रिहांत का, उसने किताब का नाम क्या लिखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या लिखा है, ये नहीं लिखा कि इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक ये फिनोमेना लिंक्ड है, आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते। आगे देखेंगे, अभी हम लोग 12th में छोटे बच्चे हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस कहता है, इट इज द इमेजिनरी कर्व in the electric field, imaginary curves in the electric field which gives roughly idea about the nature of the electric field, nature of the electric field set up by the point charge or charge body. It is the imaginary curves in the electric field. Imaginary curves in the electric field which gives roughly idea about the nature of the electric field set up by point charge, set up by the point charge or charge body. The tangents drawn at a point on the electric lines of force
represents the direction of motion of the free point charge, free positive at that point. ये भी एक important point है. The tangents drawn at a point on the electric lines of force represents the direction of motion of the free positive point charge at that. मान लो ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, तो किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रा करोगे, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करोगे तो वो टेंजेंट फ्री पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करेगा. ये बात ध्यान रखना. ठीक है. अब इसके बारे में ये फिगर ड्रा कर लीजिए ताकि बार बार मन में बात रहेगी. द टेंजेंट्स ड्रॉन एट ए पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फ्री पॉजिटिव पॉइंट चार्ज एट दैट पॉइंट. अब यहाँ पे इसके सब कुछ पॉइंट्स आएंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स. और हर प्रॉपर्टी से आईआईटी जेईई में प्रॉब्लम आ चुका है. मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स से थोड़ा सा डिफरेंस है. वो आपको जब वहां तक पहुंचेंगे ना तब क्लियर हो जाएगा. ये इसलिए इसको इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कहते हैं और उसको मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स को मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स भी कहते हैं. मैग्नेटिक फील्ड वो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता है. आपने शायद ये डायग्राम देखा होगा, मैं दिखा दूं. आप जब क्लास की किताब ओपन कीजिएगा ना 10th का. यस सर. तो ऐसा फिगर देखा है. यस सर. तो ये प्रैक्टिकली ऑब्टेन किया गया है. एक कंडक्टिंग वायर को, करंट कैरिंग वायर को पास किया कार्डबोर्ड पे और इस पे आयरन पाउडर को स्प्रिंकल कर दिया इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा करके. जब इस कार्डबोर्ड को हम वाइब्रेट करते हैं तो आयरन फिलिंग्स इस प्रकार के कंसेंट्रिक सर्किल के रूप में अरेंज हो जाता है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट्स करता है. और बचपन में तो हम लोग ये फिगर भी देखते हैं, नहीं? हर बुक में फिगर दिखता है. नॉर्थ पोल से लाइंस ऑफ फोर्स डेवलप हो रहा है, साउथ पोल पे एंड हो रहा है. ये क्लोज कर्व के रूप में होता है, ये क्लोज कर्व के रूप में नहीं होता. बहुत सारे डिफरेंसेस हैं. अभी हम लोग केवल 100% देखें व्हाट इज द बिहेवियर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. नंबर 1 लिखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. पहला पॉइंट रहेगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स originates normally from positive charge body and terminates normally at the negative charge body. पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट्स नॉर्मली. आप चाहें तो फोटो बना लीजिए.
ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और टर्मिनेट्स होगा एट द नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होगा, पॉजिटिव चार्ज पे ओरिजिनेट्स होगा। दूसरा पॉइंट है टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट नहीं करेगा, मतलब कहीं पे अगर ऐसा फिगर दिया हुआ है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के बारे में तो उसको हम लोग गलत मानेंगे। अब सवाल भी पूछा गया है कई बार बोर्ड में कि व्हाई टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसके पीछे जवाब सुनिए, कहता है कि व्हेन टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट्स विद ईच अदर, then at the common point of intersection the two tangent can be drawn। अगर दो लाइन्स ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट करेगा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हम दो टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, और ये दो टेंजेंट ये बता रहा है कि फ्री पॉजिटिव चार्ज का मोशन फील्ड में दो डायरेक्शन में होगा, जो कि प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। फ्री चार्ज को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ऑलवेज वो यूनिक डायरेक्शन में मूव करता है ना, दो डायरेक्शन में मोशन नहीं करता। तो इसका जवाब के बाद आप ब्रैकेट में वो लिखिएगा, जरूरी है लिखना, पूछा जाता है। When the two lines of force intersect each other, when the two electric lines of force intersects each other, then at the point of intersection two tangents can be drawn on the two curves. This ensures that free positive charge in the electric field can move in two different directions. But experimentally, it is observed that a free positive charge in the electric field move in unit direction, यूनिक डायरेक्शन में मूव करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि टू लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। इंटरसेक्ट करने पे कॉमन पॉइंट पे दो टेंजेंट होगा, जो बता रहा है कि दो डायरेक्शन में फ्री पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट होना चाहिए, और प्रैक्टिकली ऐसा ऑब्जर्व नहीं हुआ। तीसरा पॉइंट लिखिए,
the electric field and electric lines of force, the electric field and electric lines of force be always perpendicular to the equipotential surface. Electric field and electric lines of force be always perpendicular to equipotential surface. पढ़ चुके हैं इक्विपोटेंशियल। अभी आपने क्या देखा था? अभी आपने देखा था बी है ये वर्क डन क्यू ए से बी लाए थे बी बी माइनस बी ए। एक और फॉर्मूला है क्या है? क्यू ई, या ऐसे कहिए एफ डॉट दिया, या आप कहिएगा एफ हो गया क्यू ई डॉट दिया, क्या आ गया? जीरो। चूंकि चार्ज कभी जीरो नहीं होगा तो ई डॉट दिया क्या है? जीरो। दैट इज ई परपेंडिकुलर टू, है ना? क्लियर हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स be always perpendicular to the equipotential surface. Electric field और electric lines of force equipotential surface के perpendicular होगा। अब देखिए पहले पॉइंट में आई, अगला पॉइंट पहले पॉइंट से लिंक है। पहला पॉइंट क्या कहा था मैंने? नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, इसके अलावा व्हाट इज द डेफिनेशन? इट इज द इमेजिनरी कर्व्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच गिव्स ग्राफिकल आइडिया या रफली आइडिया अबाउट नेचर ऑफ द। एक बात यहां पे ध्यान रखना है, लिखिएगा द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स produced by the charged body be directly proportional to the strength of charge। इसका मतलब समझिए, the number of electric lines of force produced by the charged body is be directly proportional to the strength of charge। मतलब देखिएगा, अगर मैं कह दूं कि 5 कूलम चार्ज अगर 5 लाइंस ऑफ फोर्स क्रिएट करता है, 5 कूलम चार्ज 5 लाइंस ऑफ फोर्स क्रिएट किया है, तो 10 कूलम चार्ज जो होगा वो 10 लाइंस ऑफ फोर्स क्रिएट करेगा। टेंस लाइंस ऑफ फोर्स देगा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय द चार्ज बॉडी। एक सवाल आया था, देखो ऐसा आईआईटी जेईई में कि दो चार्ज है Q1 Q2,
ऐसा बना हुआ है डायग्राम और 4 चॉइस दिया हुआ है। पहला है mod q1 mod q2, दूसरा है mod q1 greater than mod q2, तीसरा है mod q2 greater than mod q1 और चौथा था the strength of charge q1 q2 cannot be predicted। लेकिन चॉइस इसी 3 में से आंसर मेंशन है, कौन सा होना चाहिए? पहला चॉइस नहीं, सेकंड हो जाएगा। देखो 3 3 6 2 8 2 10 और यहाँ 3 3 6 2 8, तो q1 का q1 का स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा q2 से। यानी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स ढूंढिए, जिससे ज्यादा लाइंस ऑफ फोर्स डेवलप हुआ उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। क्योंकि ये पॉइंट कहता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स produced by the charge body is directly proportional to the strength of charge। ये जस्ट assumption है, ग्राफिकल आइडिया है। नंबर 5 पॉइंट लिखेगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। इसका जवाब आगे मिलेगा। 5 नंबर प्रॉपर्टी the number density of electric lines of force at a place in a space, the number density of electric lines of force at a place in a space gives us a strength of electric field at that place। अब देखिए, हमने इस पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्वल एरिया ड्रॉ किया। यह एरिया और यह एरिया दोनों का एरिया सेम है। गौर से देखिएगा बेटे, इसके अंदर से कितने लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहे हैं? 1 2 3 4 और सेम एरिया यहां पे है, कितने लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहे हैं? ओनली 2। तो अगर ये पॉइंट हमारा P है और ये पॉइंट Q है तो कहेंगे इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड एट P ग्रेटर देन एट Q। फोटो बनाइएगा जरूर। द number density of electric lines of force at a place in a space gives the strength of electric field at that place। अगर किसी पॉइंट से ज्यादा लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहा है तो उस पॉइंट का फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू मतलब ये हुआ बेटे, ये हो गया स्ट्रॉन्ग फील्ड, क्योंकि
गिवन वॉल्यूम में लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ ज्यादा है और उसी गिवन वॉल्यूम में यहाँ लाइंस ऑफ फोर्स कम है, तो ये हो जाएगा वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड। एक और डायग्राम बनाना पड़ेगा। अगर कहीं पे स्पेस में इक्वी डिस्टेंस फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स को दिखाया गया है, इक्वी डिस्टेंस पे फील्ड लाइंस है, तो इसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्वी डिस्टेंस पे होना चाहिए। और अगर अनइक्वल डिस्टेंस पे है तो इसको कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट 6, द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, सॉरी, द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स inside conductor, the electric field and electric lines of force inside conductor be absent। इसका जवाब मिलेगा, अभी आप नोट कर लीजिए जब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल इंडक्शन। अभी पॉइंट है द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड कंडक्टर बी absent। अगर मैंने पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर रख दिया तो कंडक्टर के अंदर फील्ड लाइंस नहीं होगा। ये डायग्राम क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड कंडक्टर absent होगा, अंदर कोई फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स नहीं होगा। E0, क्योंकि ये क्या है, कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड कंडक्टर भी absent। जब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक इंडक्शन तब इसका जवाब मिलेगा। 7 नंबर पॉइंट लिखिए, the electric lines of force shows elastic behavior, that is expands or contracts longitudinally, that is expands or
कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्गिट्यूडनल। जैसे बेटा देखो, मान लो मेरे पास एक पॉइंट चार्ज बॉडी था, देखिएगा बात, अब इसके कारण फील्ड लाइंस डेवलप हुआ। एक हमको याद है दीपावली में एक क्रैकर्स होता है, देखा है, बिहार में बोलते हैं फुलझड़ी, यहाँ क्या बोलते हैं, फुलझड़ी बोलते हैं। वो इस तरह का फिगर क्रिएट करता है। तो मान लीजिए ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स था ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब चूंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जहां तक होगा वहां तक फील्ड लाइंस होगा, और मैंने कहा कि कन्वेंशन है, क्या कन्वेंशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और लाइंस ऑफ फोर्स कहां तक होता है, इनफाइनाइट तक, यानी इसका इफेक्ट कहां तक होगा, इनफाइनाइट तक। अगर मान लो मैंने कोई इस प्रकार का मेटल सीट लाया, यानी एक सीट लाया जिसमें बीच में होल है और इधर पे होल नहीं है। अब इस सीट को लाकर के यहां रख दोगे तो क्या पिक्चर बनेगा, सीट के अंदर फील्ड लाइंस नहीं होगा। यानी यहां पे लाइंस ऑफ फोर्स होगा, फिर यहां पे लाइंस ऑफ फोर्स, फिर जाकर के बाहर फील्ड लाइंस। तो जब ये मेटल सीट नहीं था तो पूरे स्पेस में फील्ड था, यानी मेटल सीट लाने से फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो गया, छोटा हो गया। तो कहेंगे एक श्रिंक्स या कॉन्ट्रैक्ट्स लेंथ वाइज और एक्सपेंड्स लेंथ वाइज, that is so elastic. Next point, last point लिखिएगा, two parallel electric lines of force repel each other। मतलब हमारे पास अगर दो लाइंस ऑफ फोर्स है तो इनको एक दूसरे को रिपेल करने की टेंडेंसी होगा। तो पैरेलल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रिपेल ईच अदर। कितना टाइम हुआ होगा, टाइम एनफ हो गया, एक क्लास और चलेगी, 12:15, तो बहुत टाइम हुआ, गलती बोल रहे, कुछ देखो 1:15 हो रहा होगा। कितने बजे हम क्लास लेने आए थे, 1 मिनट टाइम देख लेंगे। चलो एक क्लास और लेना पड़ेगा, छोड़ दो इसको।